सभी का स्वागत है। आपकी जो सीरीज चल रही थी हिंदी साहित्य के इतिहास शुक्ल जी की प्रकरण 2 की सीरीज चल रही थी, उसमें प्रकरण 2 में मैंने जो कि इसके सामान्य परिचय, अपभ्रंश काव्य एवं सिद्ध एवं नाथ के बारे में थोड़ी सी जो कि बातें उसमें जो चर्चा करने योग्य थी रह गई थी, वो है कि जो सिद्ध और नाथ थे ये किसी साहित्य के पर्पस से जो कि वो हिंदी साहित्य में उनका वर्णन नहीं हुआ है। शुक्ल जी के मतानुसार वो सिर्फ एक सांप्रदायिक शिक्षा मात्र थी, न कि वो साहित्य की कोटि में आ सकते। तो ये कथन बार बार पूछा भी जाता है कि ये किसकी परिभाषा है, और इस चीज के लिए बहुत बेटर है कि आप प्री और मेंस लिख रहे हैं तो आप डिफाइन करके बता सकते हैं उसमें कि जो नाथ थे वो सिद्ध थे, वो अपने संप्रदाय की प्रचार कर रहे थे, न कि वो साहित्य के लिए जो कि हमारे जो हिंदी साहित्य में उभर के आए, बल्कि वो अपने किसी विशेष संप्रदाय की कोटि में उन्होंने रखा। शुक्ल जी ने उन्होंने एक वक्तव्य बोला कि सिद्ध और योगी का विवरण जो दिया गया है जो विवरण दिया गया है उनकी रचनाओं का जीवन की स्वाभाविक सरणियों, अनुभूतियों और दशाओं से कोई संबंध नहीं है। वह सांप्रदायिक शिक्षा मात्र हैं, अतः वह शुद्ध साहित्य की कोटि में नहीं आ सकते हैं। उनकी रचनाओं का जीवन की स्वाभाविक सरणियों, अनुभूतियों और दशाओं से कोई संबंध नहीं है। वे सांप्रदायिक शिक्षा मात्र हैं। वे सांप्रदायिक अतः शुद्ध साहित्य की कोटि में ही आ सकते हैं। अब इस कथन से स्पष्ट हो जाएगा कि जो सिद्ध और नाथ थे जो उभर के आए, जिनकी चर्चा किया गया, वो उनकी अपभ्रंश से संबंधित बातों को लेकर शुक्ल जी ने अपनी पुस्तकों में बताया कि जो उनकी रचनाएं थी थोड़ी बहुत उसमें अपभ्रंश को भी देखा गया, और सदुक्कड़ी भाषा में भी उन्होंने रचना की, और सिद्धों की जो भाषा थी सांध्य भाषा थी। इन सब भाषाओं में हमको अपभ्रंश के झलक देखने के लिए मिले, और जो वो लोग आए उनके मतानुसार वो सांप्रदायिक शिक्षा मात्र थी, अर्थात वो किसी संप्रदाय से जुड़े थे, न कि किसी साहित्य की कोटि के कारण वो हमारे साहित्य में आए। अब इसके पश्चात जो है कि देख रहे होंगे शुक्ल जी कितने सुंदर ढंग से क्रम से साहित्य में जो कि एक एक चीजों का वर्णन कर रहे हैं। उसी प्रकार आपको मेंस में भी किसी वक्तव्य को व्यक्त करना पड़ेगा।
बहुत से ऐसे लोग होंगे जो भी पुस्तक नहीं पढ़े होंगे, उनको बहुत कठिन लगता है, लेकिन जिन्होंने पुस्तक पढ़ी होगी उनको लगता होगा कि बहुत बेस्ट पुस्तक है। कहने का मतलब यदि आप साहित्य को समझना चाहते हैं, प्रारंभिक साहित्य को, तो पहले आप शुक्ल जी को उठाइए। शुक्ल जी से आपके अंदर एक व्यू बनेगा, विचार बनेगा कि साहित्य में क्या चीज कैसे आया, उसका क्या परिणाम हुआ। इसके बाद जो अभ्रंश जो जैन थे, उनकी किन किन पुस्तकों में अभ्रंश की झलक मिली, इसकी चर्चा हम करेंगे। सर्वप्रथम हेमचंद के बारे में चर्चा हम कर रहे हैं। हेमचंद जो थे, ये जो कि जैन आचार्य थे, और ये राजा सिद्धराज जयसिंह के दरबार में थे, और इन्होंने उन्हीं के नाम पर जो कि एक व्याकरण ग्रंथ लिखा, सिद्ध हेमचंद शब्दानुशासन। सिद्ध हेमचंद शब्दानुशासन। ये कैसी पुस्तक है? एक व्याकरणिक पुस्तक है, व्याकरणिक पुस्तक है। कहने का तात्पर्य कि इसमें व्याकरण संबंधित चीजों का वर्णन किया है, और यहाँ पे जो वर्णन का उद्देश्य है, क्योंकि इसमें इन्होंने संस्कृत, प्राकृत, अभ्रंश तीनों का समावेश किया है। इस पुस्तक में इन्होंने संस्कृत, प्राकृत और अपभ्रंश तीनों को शामिल किया गया है। इस उद्देश्य से हेमचंद की भी चर्चा इसमें हो रही है। और जो हेमचंद थे, इनकी कुछ पंक्ति, भल्ला हुआ जो मारिया बहड़ हमारी कंत, लज्जेजुम तुम बमसु जय भग्गा घरो। यहाँ पे नायिका जो थी वो कहती है अपनी सखी से, हे सखी, अच्छा हुआ जो हमारे पति युद्ध में मारे गए, यदि वो भाग के वापस आते तो मुझे बहुत लज्जा महसूस होती। क्योंकि वो यहाँ पे वीरता दिखा रही कि हमारे जो पति हैं, अर्थात वो बहुत वीर पुरुष थे, और वो युद्ध में जो कि भगोड़े टाइप के नहीं थे, इसलिए वो वहां पे मारे गए, और मैं गर्व से इस चीज का चर्चा करूंगी। फिर इसी प्रकार जय सो न आवे दुहि घर का हो मैं तुझ बरु जखंड तो सही न सो प्यू हो न मुझ। यहाँ पे कहते हैं एक दूती, यदि वो घर नहीं आता तो एक सखी दूसरी सखी से कहती है कि तुम्हारा पति यदि घर नहीं आता है तो तुम इतनी दुखी क्यों हो? तो फिर कहती है अच्छा है वो घर पे नहीं आता है, क्योंकि वो सिर्फ मुझे, मेरे मुख को जो कि वो चोट ही पहुंचाता है, क्षत ही करता है। तो इस प्रकार इनकी कई पंक्ति दी गई है, आप उसको पढ़ लीजिएगा। एक महत्वपूर्ण और बात है, हेमचंद ने, इन्होंने भट्टी के समान द्वयाश्रव काव्य की, ये इनकी पुस्तक है हेमचंद की, द्वयाश्रव काव्य की रचना की। जिस प्रकार भट्टी एक रचनाकार थे, उसी समान ये भी द्वयाश्रव काव्य, इसी में इनका कुमाल जो है कि कुमालपाल चरित्र, कुमारपाल चरित्र नामक एक प्राकृत काव्य भी है। आपको स्पष्ट हो गया होगा कि द्वयाश्रव काव्य क्या है, कि हेमचंद भट्टी के समान एक द्वयाश्रव काव्य की रचना की, उसी के अंतर्गत एक कुमारपाल चरित्र। अगर पूछ सकता है कि प्रश्न की भविष्य में, या जब भी आप एग्जाम दे रहे हैं कि किन पुस्तक के अंतर्गत
कि कुमारपाल चरित नामक एक जो कि प्राकृतिक काव्य का वर्णन किया गया है शुक्ल के अनुसार, तो वह सरभ काव्य के अंतर्गत। अब इसके बाद हम सोम प्रभु सूर्य की चर्चा करेंगे। इन जैन आचार्य की चर्चा इसलिए किया जा रहा है क्योंकि इनकी रचनाओं में कहीं ना कहीं हमको अभ्रंश के जो शब्द होते हैं, अभ्रंश के जो आभास होते हैं, वो हमको दिखाई देते हैं। इसलिए अभ्रंश काव्य के प्रकरण की जो चर्चा चल रही है, तो इन पुस्तकों का वर्णन करना बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है शुक्ल के अनुसार। फिर सोम प्रभु सूर्य। सोम प्रभु सूर्य, इनके बारे में क्या है कि इन्होंने कुमार पाल प्रतिबोध, अब ध्यान देंगे वो कुमार पाल चरित्र लिख रहे थे, तो ये कुमार पाल प्रतिबोध, थोड़ा से अंतर है। सोम प्रभु सूर्य की प्रतिबोध है और हेमचंद के कुमार पाल चरित्र है। इसमें भी हमको ये ज्यादातर गद्य पद्य संस्कृत में काव्य पुस्तक है। इसमें क्या है, संस्कृत के वर्णन ज्यादा है और ये गद्य और पद्य से युक्त होता है। ठीक है, जहां पर गद्य पद्य होता है वो चंपू कहा जाता है, लेकिन यहाँ चंपू का वर्णन नहीं दिया गया है। लेकिन ये क्या है, गद्य पद्य में है। हाँ, इसमें भी हमको कुछ जो कि दोहे वो अभ्रंश के दिखाई देते हैं। इसलिए कुमारपाल चरित्र किसकी, सोम प्रभु सूर्य की है। इसका भी जिक्र इन्होंने शुक्ल जी ने कहा है। एक इंपॉर्टेंट पंक्ति है, रावण जायु जय देहि दह मुख एक शरीर चिंताऊ तह जिड़ड़ी कवड़ू पियाऊ खीर। देखिए सब अभ्रंश की पंक्ति है, थोड़ा पढ़ने में कठिनाई होता है, कीड़ा डर का प्रयोग अभ्रंश में ज्यादा होता है। यहाँ पे इसका तात्पर्य है कि जिस दिन से रावण पैदा हुआ उसी दिन से उनकी माँ बहुत चिंता में थी कि हम किस मुख को दूध पिलाएं, इसका ये अर्थ हुआ। इसी प्रकार 2-3 पंक्ति हैं इसमें और शुक्ल जी की पुस्तक में, आप उसको पढ़ लीजिएगा। फिर आगे हम चलेंगे, मेरुतुंग की चर्चा करेंगे। मेरुतुंग की जो पुस्तक थी वो प्रबंध चिंतामणि थी। क्या थी, प्रबंध चिंतामणि। प्रबंध चिंतामणि। अब प्रबंध चिंतामणि भी संस्कृत बहुत महत्वपूर्ण, मैं लिखवा देती हूँ, नामक ग्रंथ संस्कृत के कवि भोज प्रबंध के संस्कृत के भोज प्रबंध के ढंग पर बनाया है। कहने का तात्पर्य है कि जो प्रबंध चिंतामणि थी वो संस्कृत की एक पुस्तक थी, भोज प्रबंध, उसी के आधार पर बनाया गया है। उसमें सूक्ति परक ग्रंथ है ये, तो इसमें भी सूक्ति का वर्णन किया गया है। इस चीज का विशेष ध्यान देंगे। और इसी ये क्या, राजाओं के आख्यानों को संग्रहित किया गया है भोज प्रबंध में। सूक्ति नहीं, सॉरी, गलती से निकल गया क्योंकि आगे सूक्ति का वर्णन होगा। ये पुराने राजाओं आख्यानों का वर्णन भोज प्रबंध में, उसी प्रकार जो कि प्रबंध चिंतामणि का भी वर्णन किया है। इसमें जो कि एक भोज के चाचा मुंज थे, किसका वर्णन है, भोज के चाचा मुंज। भोज के चाचा मुंज थे। इनको जो कि एक दिन तैलंग पर चढ़ाई की और वहां के जो राजा थे इनको रस्सी से बांध करके अपने दरबार में कारावास में डाल देते हैं। और उनकी बहन कौन थी, मृणालवती थी इनकी, ठीक है, उनकी बहन मृणालवती थी। उसी से ये मुंज जो कि प्रेम करता है। जब प्रेम करता है, और ये जो मृणालवती थी ये बहुत बूढ़ी हो चुकी थी, ये बहुत युवा थे, लेकिन ये बहुत रसिक थे। इसलिए ये जब प्रेम करते हैं तो कहते हैं कि जब वहां पे कि तुम मेरे साथ चलो, कारावास से जब बोलते हम निकलने के बाद, वो कहती है कि मैं तो बहुत वृद्धा हो चुकी हूँ, मुझे ले जाने से तुम्हें क्या फायदा। तो मुंज का एक दोहा बहुत प्रसिद्ध है कि कहता है कि मुंज बढ़ई मुड़ावली
जो बढ़ गई न झूरी, जय शक्कर सैखंड थी इस मीठी। मुझे कहता है कि हे मृणालिनी, तुम्हारे यौवन चले जाने से कोई प्रॉब्लम नहीं है, अर्थात तुम्हारे यौवन चले जाने से कोई पछतावा नहीं होना चाहिए। जिस प्रकार जो चीनी होता है, शक्कर होता है, यदि उसकी सौखंड कर दिया जाए तो भी मीठी लगती है, इसलिए तुम पछतावा मत करो। और भी पंक्ति है, मैं बस इंपॉर्टेंट पंक्ति पर ही चर्चा कर रही हूँ, इसके बाद मैं विद्याधर के बारे में चर्चा करूंगी। इसमें भी हमको अभ्रंश के कहीं न कहीं शब्द दिखाई देते हैं, इसलिए शुक्ल जी जो कि मेरे तुम की भी चर्चा करते हैं। इसके बाद विद्याधर की चर्चा हो रही है। जो विद्याधर थे, इनकी कोई विशेष पुस्तक नहीं थी। एक प्राकृत पिंगल सूत्र की चर्चा है। क्या है प्राकृत पिंगल सूत्र? प्राकृत पिंगल सूत्र कहीं ना कहीं इसमें भी थोड़ा बहुत अभ्रंश का आभास हुआ होगा, तो भी तभी शुक्ल जी इसकी चर्चा करें। फिर सारंगधर की चर्चा है। सारंगधर ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि सारंगधर के बारे में पूछा जाता है, क्योंकि ये आयुर्वेद का ग्रंथ तो इनका प्रसिद्ध है। इनकी एक पुस्तक थी आयुर्वेद, सारंगधर की एक पुस्तक थी आयुर्वेद जो बहुत प्रसिद्ध थी। और इसके अतिरिक्त ये बहुत अच्छे कवि और सूत्रकार थे। सारंगधर के बारे में पूछ सकता है कि कौन से अच्छे कवि के साथ साथ सूत्रकार भी थे, अच्छे कवि एवं सूत्रकार भी थे, वो सारंगधर थे। इन्होंने सुभाषित ग्रंथ का एक संग्रह किया। और इसके बाद जो है कि हरप्रसाद शास्त्री जी नेपाल गए, जो विद्यापति थी उनकी भी चर्चा यहाँ पे थोड़ा सा किया गया है, क्योंकि उनकी जो कीर्तिलता थी उसमें भी अभ्रंश के शब्द दिखाई देते हैं। जो कीर्तिलता थे, इसको जो है कि हरप्रसाद शास्त्री जी नेपाल जाते हैं, वहाँ के राजकीय पुस्तकालय से उसकी प्रति लाते हैं। और जो तिरहुत के राजा कीर्ति सिंह थे, उनकी वीरता का वर्णन, जो कि इसमें उदारता का वर्णन पाया जाता है। एक पंक्ति है, रज लुद्ध असलान बुद्ध विक्रम बले हारल। ये पूर्वी अभ्रंश के पंक्ति है। रज लुद्ध, रज लुद्ध असलान बुद्ध विकल विकम बले हारल। इस पंक्ति की इसलिए चर्चा कर रहे हैं कि इंपॉर्टेंट पंक्ति हो सकती है, ठीक है, इसलिए क्योंकि इसमें अभ्रंश के जो पुराने शब्द होते हैं वो देखने के लिए मिलता है। और इनकी एक पंक्ति और इम्पोर्टेंट है जो बार बार पूछते हैं, हिंदू बोले तुरही निकाय छोटका तुरिका भभकी मार। तो इन सब पंक्तियों को आप अवश्य पढ़िए, पुस्तक को अपने सामने रख के पंक्तियों को पढ़ते जाइए, क्योंकि पूरी पंक्ति लिखवाना संभव नहीं है, वीडियो बहुत बड़ी हो जाएगी। आपको बस एक मैं व्यू दे रही हूँ ताकि पुस्तक पढ़ने में आपकी रुचि जागृत हो, आपको रुचि आए और आप पुस्तक को पढ़िए। क्योंकि जानते हैं जो एग्जामिनर होता है, जो एक्सपर्ट होता है, वो ये नहीं देखता है कि हम इस कोचिंग से प्रश्न बना ले, उस कोचिंग से। पढ़ने के लिए तो आप बहुत कुछ पढ़ लेते हैं, लेकिन पुस्तकों का अध्ययन करना बहुत महत्वपूर्ण होता है। हम प्रत्येक वीडियो में चर्चा करते हैं कि ताकि आप पुस्तक पर फोकस करिए। जब यदि आप एक बार पुस्तक पढ़ लेंगे पूरे पुस्तक को, तो आपको प्रॉब्लम किसी भी एग्जाम में होगा ही नहीं। क्योंकि मुझे जहाँ तक लगता है कि मेरा स्वयं का अनुभव है, मैं बताना चाहूँगी आपको कि 2018 की मैं टॉपर रह चुकी हूँ और प्रवक्ता की भी रह चुकी हूँ। तो ये मेरा स्वयं का अनुभव है, जरूरी नहीं कोई अक्षर वक्ता हो, लेकिन हाँ, उनका पढ़ने की शैली यदि अच्छी है तो आप भी कुछ ना कुछ कर सकते हैं, ऐसा नहीं है। तो आप यदि मनोयोग से पढ़ेंगे, आपको मैं कुछ ट्रिक बताऊंगी नेक्स्ट वीडियो में कि कैसे आप पढ़ाई करिए। संभावित डेट है कि एलटी ग्रेड में भी जो रिजर्व डेट लोक सेवा आयोग में रहती है, तो उस पर परीक्षा संपन्न होने की संभावना रहती है। तो दिसंबर में कुछ ऐसे रिजर्व डेट हैं, उन डेटों को में भी हो सकती है एलटी की जो परीक्षा है उसकी तिथि घोषित हो जाए। तो यहीं पे मैं अपनी वीडियो को समाप्त करती हूँ। धन्यवाद। यदि आप सबका प्यार इसी तरह बना रहे, क्योंकि मुझे बहुत अच्छा लगता है जब मैं कभी अपने चैनल को देखती हूँ तो ज़्यादातर लोग उसको सब्सक्राइब भी किए रहते हैं और
लाइक भी करते हैं, शेयर भी करते हैं, तो इससे क्या होता है, मुझे मोटिवेशन मिलता है। इसी तरह आप लोग अपने प्यार को बनाए रहिए और मैं आपको सभी पुस्तकों का अध्ययन क्रमशः